उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जिन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। और पार्टी इस बात पर जश्न नहीं मना रही, बल्कि यह सोच रही है कि अगले लोकसभा चुनावों में यूपी की 80 की 80 सीटों को कैसे जीता जा सकता है। चौबीस में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। जब आजमगढ़ और रामपुर के गढ़ भी जीत लें तो बीजेपी का ये आत्मविश्वास स्वाभाविक है। उपचुनावों की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने आत्म आनंद की मुद्रा नहीं अपनाई, बल्कि आत्मावलोकन करके मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 की विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। बीजेपी की हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में जय विजय की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की जीत को ठहर कर सुस्ताने का पड़ाव नहीं, आगे और तेज मंजिल की ओर बढ़ने का संदेश निकल रहा है। मंजिल है हारी हुई सीटों पर जीतने के लिए अभी से जुट जाना। रामपुर और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण गढ़ थे, जहां उनके बड़े नेता आजम खां और उधर अखिलेश यादव ने सीटें छोड़ी थी, उन सीटों पर कब्जा कर लेना ये सीधा सीधा मुझे संकेत लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को पाने के लिए 80 को जब उसने आज से 6-8 महीने पहले ये बात कही तो निश्चित रूप से आजमगढ़ और ये उनके मस्तिष्क में रहा होगा, वो उन्होंने किया। तो उनकी जो रणनीति है तो ये थोड़ा कठिन तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बसपा कहीं अस्तित्व में बची नहीं है। कांग्रेस खाली रायबरेली तक सीमित है। तो अब की लोकसभा चुनाव में रायबरेली में भी क्या उठापटक होगी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 2019 में बीजेपी ने 80 में से 63 सीटें जीती थी। 2024 में सभी 80 सीटों पर विजय पताका फहराने का लक्ष्य बीजेपी ने सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए बूथ स्तर पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,75,000 पोलिंग बूथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का 1,23,000 बूथों पर मोर्चा मजबूत रहा। इन बूथों पर बीजेपी को लगभग 51% वोट हासिल हुए। बीजेपी की तैयारी सबसे अधिक उन्हीं 30 से 35,000 बूथों पर है, जहां वो कमजोर रही या विपक्ष से उसे कड़ी टक्कर मिली। 4-5 सीटें 6 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश की कि जिसको ये समझा जाता था, चाहे वो आप मैनपुरी की ले लें, रायबरेली की ले लें, रामपुर की ले लें, आजमगढ़ की ले लें, ये ऐसी 4, 6, 8, 10 सीटें थी कि जिसमें कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, ऐसे में ये विपक्ष के पास रहेंगी।
लेकिन रामपुर और आजमगढ़ को जीत के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, ये संकेत और संदेश दे दिया है कि ये हमारे लिए असंभव नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर की जीत ने बीजेपी को ये रास्ता दिखा दिया है कि अगर चुनावी रणनीति मजबूत हो तो विपक्ष के अभेद्य किले भी जीते जा सकते हैं, भले ही उन पर जाति संप्रदाय की राजनीति हावी क्यों न हो। बीजेपी ने कमजोर बूथों के लिए खुद से सवाल किए हैं और कार्यकर्ताओं को जवाब ढूंढने का काम सौंपा है। कमजोर बूथों का सामाजिक समीकरण क्या है? कमजोर बूथों पर किन नेताओं का प्रभाव अधिक है? बीजेपी के किन नेताओं का असर कमजोर बूथों पर अधिक है? बीजेपी को वहां वोट कम मिलते हैं तो क्या है इसका कारण? विपक्ष की जीत के कारण कमजोर बूथों पर क्या रहे? सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इन बूथों पर कितने? 80 सीटों के हिसाब से बीजेपी ने 80 लोगों की एक टीम भी बनाई है, जिनका काम उन सीटों पर होने वाले हर बदलाव या राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना है। बीजेपी को मालूम है कि यूपी जीते तो सब जीते और विपक्ष यूपी हारा तो सब हारा। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक सबके मन में है मिशन 80। पिछले चुनाव में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से हासिल की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित है। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया है। जो माफिया कभी पहले दंदनाते घूमते रहते थे, वे आज जेल की हवा खा रहे हैं। उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। ये दोनों सीटें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली, लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी की सीटें थी, बल्कि यहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी का इन सीटों को जीतना किसी चुनावी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आखिर वो क्या बात है कि बीजेपी अब मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीत सकती है? पचास % मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में कैसे खिला बीजेपी का कमल? 40% मुस्लिम यादव आबादी वाले आजमगढ़ में कैसे लहराया बीजेपी का झंडा? मुलायम सिंह यादव का गढ़ टूट गया, अखिलेश यादव का गढ़ हाथ से गया। ये बीजेपी की कैसी चुनावी स्ट्रेटजी थी जिसने मुस्लिम बहुल इलाकों को भी जीत लिया? ये बीजेपी का कैसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सोशल इंजीनियरिंग के दायरों को बदल दिया? क्या लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी को मिली जीत बड़े बदलावों के संकेत दे रही है? रामपुर और आजमगढ़ सीटों को मुस्लिम यादव बहुल सीट माना जाता है। ये सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। आजमगढ़ तो वो सीट है जहां से 2014 में लोकसभा से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। यहां तक कि 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी। फिर बीजेपी ने ऐसी क्या चुनावी रणनीति अपनाई कि उपचुनाव में कमल ने कमाल कर दिया? ऐसी क्या चुनावी बिसात बिछाई कि कुछ ही चालों में विपक्ष को शह देकर मात कर दी? मुस्लिम और यादव बहुल सीटों का बीजेपी के पास जाना क्या इस बात का इशारा है कि मुसलमानों और यादवों ने वोटिंग पैटर्न बदल लिया है और वो अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी और मुसलमान नदी के 2 किनारों की तरह माने जाते हैं।
बीजेपी मुसलमानों को चुनाव में टिकट न देने के लिए जानी जाती है। इससे मुसलमानों में ये संकेत जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों से अब तक बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में मुस्लिम बहुल सीटों को जीतती चली आ रही है। माना जाता है कि ऐसा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब M/I फैक्टर में वो दम, वो ताकत नहीं बची है, या वो जो एक जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी यादवों में भी सेंध लगा चुकी है, और मुस्लिम में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लक्ष्य अब मुस्लिमों की तरफ है कि वहां उसमें कुछ डेंट की जाए। उस लिहाज को लेके मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में बीजेपी को रामपुर में दो तरफा फायदा हुआ। बीजेपी के ओबीसी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को हरा दिया। आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। हिंदी भाषी 11 राज्यों को हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। इसमें 19 लोकसभा सीटें हैं जहां 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 5 सीटें मिली थी। 2014 में 14 और 2019 में 7 सीटों पर जीत मिली। 2009 से 2019 के बीच बीजेपी की मुस्लिम बहुल सीटें घटी, लेकिन वोट शेयर बढ़ा। 2009 में 40% से ज्यादा वाली 19 मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली थी, लेकिन 2014 में 9 और 2019 में बीजेपी ने 13 सीटें जीत ली। हिंदी हार्टलैंड में मुस्लिम प्रभाव वाली 19 सीटों में से 13 यूपी में मानी जाती हैं। 2009 में बीजेपी ने यहां सिर्फ 1 सीट जीती, 2014 में सभी 13, लेकिन 2009 में 5 सीटें जीती। विश्लेषक मानते हैं कि 2014 में मुस्लिम समुदाय मोदी की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन 2019 आते आते मोह भंग हो गया। हालांकि अगर वोट शेयर देखें तो 2019 में यूपी में 13 मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों में से 11 पर बीजेपी ने 40% से ज्यादा वोट हासिल किए। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर बीजेपी का ओबीसी झुकाव भी है। रामपुर में बीजेपी का विजयी उम्मीदवार एक गैर यादव ओबीसी है। दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराकर अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। राजनेताओं की जातियों का अध्ययन करने वाली मेहता सिंह इंडेक्स के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों में ओबीसी और एससी का वर्चस्व रहा है। 2019 में यूपी में बीजेपी के 57.5% लोकसभा उम्मीदवार, 2017 में 52.8% विधानसभा उम्मीदवार, 50% पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ के मंत्री परिषद में 48.1% सदस्य ओबीसी या एससी रहे हैं। साफ है कि मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर बीजेपी का जीतना 2024 के चुनाव में विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है।